अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है एंजाइम्स। शॉर्ट सा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एंजाइम से मुतालिक। एंजाइम्स क्या होते हैं ये हम सीखेंगे, एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और फिर हम देखेंगे इनहिबिटर्स क्या होते हैं, यानी सबस्ट्रेट के साथ compete करने वाले कुछ इनहिबिटर्स भी हैं, वो इस चैप्टर में इन डिटेल देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स जब भी लफ्ज़ हमारे जहन में आए तो हमें पता होना चाहिए ये बायो कैटालिस्ट्स हैं। ये कैटालिस्ट हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं या करवाते हैं। हम अगर एंजाइम को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहेंगे दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स विच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप। यानी ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं, ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी होती है, फंक्शनल भी, ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। दे परफॉर्म सम फंक्शन इन द बॉडी, राइट। So these are the biologically active proteins and they are globular in structure. Basically proteins के दो स्ट्रक्चर होते हैं, fibrous proteins और globular proteins। ये globular proteins हैं, fibrous नहीं है। ये बायोकैटालिस्ट्स कहलाते हैं, यानी कैटालिस्ट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकैटालिस्ट, कैटालिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैटालिस्ट विच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। रीज़न क्या है? जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, जितने भी हमारी बॉडी में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, सब में एंजाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो रिएक्शन को करवाता है। अगर एंजाइम्स ना हो तो रिएक्शन इतने स्लो हो जाएं, इतने स्लो हो जाए कि लाइफ मुमकिन ना रहे, लाइफ मुमकिन ही ना रहे। हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स के, जैसा कि मैंने कहा ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं। चूँकि ये प्रोटीन्स हैं, सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स? हर एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स की तादाद, अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस भी मुख्तलिफ है। ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंजाइम का एक ख़ास पोर्शन जो चार्ज बेयरिंग साइट होती है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव इसलिए कहते हैं कि बायोकैटालिज्म जो है, जो बायोकैटालाइसिस है, उसको ये एक्टिव साइट करती है। यानी कैटालाइसिस का काम जो है, एंजाइम का मेन काम क्या है? कैटालाइसिस, स्पीड अप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो वो केमिकल, वो जो कैटालाइसिस है वो कौन करता है? वो एक्टिव साइट करती है, इसलिए इसको एक्टिव साइट कहते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि एक्टिव साइट एक चार्ज बेयरिंग साइट है, इसके ऊपर चार्ज होता है। ये एंजाइम का वो पोर्शन है जो केमिकली एक्टिव है। बाकी जो एंजाइम का पोर्शन है, जो बल्क ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर है, दैट इज़ इसेंशियल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। फॉर एग्जांपल इस एंजाइम को अगर आप देखें तो इतना पोर्शन जो है, दिस इज़ द एक्टिव साइट, रेस्ट इज़ टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, दिस इज़ द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। हम आगे चल के देखेंगे कि इसके आगे दो मीन्स के पार्ट्स हैं, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालाइटिक साइट। वो हम आगे देखेंगे कि बाइंडिंग साइट रिकग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को, उसे बाइंड करती है, और कैटालाइटिक साइट को एक्टिवेट करती है, और कैटालाइटिक साइट कैटालाइसिस कर देती है। व्हाट इज़ द सबस्ट्रेट? द केमिकल सब्सटेंस ओवर विच द एंजाइम एक्ट या द विद विच एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम है, वो लिपिड को ब्रेक करता है, तो लिपिड सबस्ट्रेट है लाइपेज का। एमाइलेज या सिलाइवरी एमाइलेज है, वो कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करता है, तो कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है और एमाइलेज। मैं और एग्जांपल आपको कुछ एंजाइम्स की दे दूँ। पेप्सिन हमारे स्टमक में जो कि गैस्ट्रिक जूस में होता है, ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में होता है, वो भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और बहुत सारे सुक्रेज है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, बहुत सारे एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द कोफैक्टर? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एंजाइम इज़ प्रोटीन, राइट। सम एंजाइम्स, नॉट ऑल एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स हैं जो अकेले ही रिएक्ट करते हैं, जो अकेले ही कैटालाइसिस करते हैं, जो काफ़ी हैं, जिनको किसी नॉन प्रोटीनिक पार्ट की ज़रूरत नहीं है। बट देयर आर सम एंजाइम्स विच रिक्वायर ए नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर द प्रॉपर केमिकल फंक्शनिंग। दैट नॉन प्रोटीन पार्ट, जो कि एंजाइम के अलावा है, दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कॉल्ड एज कोफैक्टर। फैक्टर बायोलॉजी में प्रोटीन को कहते हैं, और कोफैक्टर, एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम फैक्टर है, कोफैक्टर उसको जो कंपनी देगा, उसको जो कोऑपरेट करेगा। सो कोफैक्टर इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम्स फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। विदाउट कोफैक्टर एंजाइम विल नॉट बी परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। मीन्स दोज एंजाइम्स विच रिक्वायर कोफैक्टर, वो एंजाइम जिन्हें कोफैक्टर चाहिए, अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो वो काम परफॉर्म नहीं करेंगे।
ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, दिस इज नॉट प्रोटीन, एंजाइम इज प्रोटीन, दिस इज एसेंशियल फॉर दोज एंजाइम्स व्हिच रिक्वायर कोफैक्टर, दिस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। जैसे देखिए ये एक कोफैक्टर है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये इसका एंजाइम है, इस सबस्ट्रेट ने इस एंजाइम के साथ अटैच होना है, तो कोफैक्टर विल एक्ट एज अ ब्रिज, ये इन दोनों को ब्रिज करें, इनके दरमियान ब्रिज का काम करेगा। और समटाइम्स इट प्रोवाइड्स द केमिकल एनर्जी, ये भी एक MCQ है। कोफैक्टर समटाइम्स प्रोवाइड द केमिकल एनर्जी फॉर द एंजाइम एक्शन। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, स्टूडेंट सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है ना, जो बच्चों को सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो ये है, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 तरह के हैं, एक एक्टिवेटर है, एक कोएंजाइम है और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। ज़रा फ़र्क समझ लीजिए इनमें क्या है। ये जो पहले दो है ना, ये डिटैचेबल कोफैक्टर है, ये परमानेंट एंजाइम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, ये एंजाइम के साथ उस वक्त आके जुड़ते हैं जब एंजाइम रिएक्शन कर रहा होता है, जब एंजाइम कैटालाइसिस कर रहा होता है, उस वक्त ये एक्टिवेटर और कोएंजाइम आएंगे, अटैच होंगे। इनके और एंजाइम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, परमानेंट बॉन्डिंग नहीं होती, ये डिटैचेबल होते हैं, ये डिटैच हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। जब एंजाइम काम कर रहे हैं तो ये उसके साथ अटैच होंगे, कैटालाइसिस के बाद ये अलग, एंजाइम अलग। जैसे ये डायग्राम मैंने दिखाई है, ये कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर अलग, एंजाइम अलग। लेकिन अगर ये परमानेंटली जुड़ा रहे तो ये फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। ये पहले दो डिटैचेबल है और ये परमानेंटली बॉन्डेड होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली बॉन्डेड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड है विद द एंजाइम, यानी एंजाइम और कोफैक्टर हमेशा जुड़े हो तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिवेटर और कोएंजाइम में फिर क्या फ़र्क हो, दोनों जो डिटैचेबल है। If the detachable cofactor is metallic ion, it is called as activator. Basically ये divalent metallic ions हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। ये अगर डिटैचेबल कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करें तो इनको एक्टिवेटर कहेंगे। कोएंजाइम अगर ये ऑर्गेनिक in नेचर हो, आपको पता है मेटालिक आयन ज़ाहिर है इनऑर्गेनिक है, अगर ये ऑर्गेनिक in नेचर हो, जैसे NAD है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, या FAD फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, these are the coenzymes, these are organic in nature. If it is loosely attached, if the cofactor is an organic compound and is loosely attached with the enzyme, it is detachable, it detaches itself from the enzyme after the completion of the chemical reaction, it is called as coenzyme. What is the prosthetic group? If the cofactor is covalently bonded with the enzyme, it always remain with the enzyme, it is permanently bonded with the enzyme, it is with the enzyme before chemical reaction, during chemical reaction or after chemical reaction. This is called as prosthetic group. एक एग्जांपल है prosthetic group की हमारी बुक में गिवन है, hem group जो कि हीमोग्लोबिन में होता है, that is hem group, that is permanent part of the hemoglobin, so this always remains part of the enzyme, so this is prosthetic group. Students दो और टर्म्स हैं, apo enzymes और halo enzyme. Apo without enzyme, apo enzyme without its cofactor is called apo enzyme. हमारी बुक ने थोड़ा सा मुबहम सा फिक्रा लिखा है, an inactivated enzyme with its coenzyme removed, with its cofactor removed, यानी विदाउट कोफैक्टर एपो एंजाइम। मैं स्टूडेंट्स को टिप दिया करता हूँ, एपो एंजाइम मीन आप एंजाइम है सिर्फ, उसके साथ उसका कोफैक्टर अटैच नहीं है, यानी एंजाइम जिसको कोफैक्टर चाहिए और कोफैक्टर अटैच नहीं है तो वो एंजाइम होगा इनएक्टिवेटेड एंजाइम। सो इनएक्टिवेटेड एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम। हालो, हालो लफ्ज होल से निकला है, होल एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम, एक्टिव एंजाइम, एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर अटैच्ड इज कॉल्ड हालो एंजाइम। एंजाइम डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे हमारे सेल्स के अंदर एंजाइम्स कहाँ कहाँ कवर। कुछ एंजाइम्स हैं जो साइटोसोल के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं, चूँकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, सो उसके एंजाइम जो रिएक्शन जहाँ होता है, जो प्रोसेस, जो मैकेनिज्म जहाँ होता है, उसके एंजाइम वहीं पर होंगे। जैसे राइबोसोम्स के ऊपर होती है प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है वो राइबोसोम्स का इंटीग्रल पार्ट होंगे, राइबोसोम्स के साथ लाजमी जुड़े हुए होंगे। इंटीग्रल पार्ट होता है जो लाजमी हिस्सा होता है, जो किसी चीज़ को कंप्लीट करता है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम चाहिए होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, बिकॉज द सेलुलर रेस्पिरेशन, द क्रेब्स साइकिल एटसेट्रा टेक्स प्लेस इनसाइड द mitochondria, so the enzyme required for cellular respiration will be in the mitochondria। और क्लोरोप्लास्ट में कौन से एंजाइम्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं। ज़ाहिर है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस है, तो इस तरीके से एंजाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल के अंदर एक जैसी नहीं होती है। These diagrams are very important. This is an enzyme, this is its cofactor which is it required, this is non-proteinic part, this is proteinic in nature, this is the substrate. These all three attaches with each other, ये सबस्ट्रेट जुड़ गया, ये एंजाइम है और ये इसका कोफैक्टर है। एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये सबस्ट्रेट जो रेड था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यही मैकेनिज्म था। कोफैक्टर और एंजाइम एक दूसरे से डिटैच हो गए, चूँकि ये डिटैचेबल है इसलिए ये क्या होगा, ये एक्टिवेटर या कोएंजाइम होगा।
This is the magnesium ion. Sorry, this is Mg+2. This is magnesium ion and this is the activator. ये इस एंजाइम का एक्टिवेटर है. ये NAD+ है, ये इस एंजाइम का कोएंजाइम है. ये हेम ग्रुप है. This is permanently attached with the enzyme. This always remain with the enzyme because of covalent bonding. So this is the prosthetic group. Students, बहुत सारे MCQs पूछे जा सकते हैं. एंजाइम्स क्या हैं, बायोकैटलिस्ट है, कितने अमीनो एसिड्स के, 100 अमीनो एसिड, कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन. जो एंजाइम का चार्ज बेरिंग साइट होती है उसको क्या कहते हैं, एक्टिव साइट. एक्टिव साइट के दो पार्ट्स कौन से हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट. आगे चल के पढ़ेंगे. सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम जिस पे एक्ट करे वो उसका सबस्ट्रेट. कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है जो एंजाइम को क्या होता है, इसेंशियल होता है. ये भी MCQ इसेंशियल होता है, राइट. जिन एंजाइम को चाहिए उनको ज़रूरी होता है. ये ब्रिज के तौर पे काम करता है. एक और MCQ है, ये केमिकल एनर्जी भी मुहैया करते हैं. 3 टाइप्स हैं. एक्टिवेटर अगर मेटालिक आइन हो, को एंजाइम अगर ये ऑर्गेनिक हो और डिटैचेबल हो. अगर ये ऑर्गेनिक हो और परमानेंट हो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप. व्हाट इज एपेंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम. एपेंजाइम एंजाइम विदाउट कोफैक्टर. व्हाट इज एलोएंजाइम, कंप्लीट एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर. एंजाइम डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ली और ये डायग्राम्स देख ली. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक. ये पहला लेक्चर था. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स.